हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं भूपेन कोच। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है इम्यून सिस्टम स्टार्ट कर दिया था और आज उसी लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इम्यून सिस्टम, ओके। और मैंने बताया था ये जो इम्यून सिस्टम होता है हमारा, ये दो पार्ट में आपका क्या होता है, डिवाइडेड होता है कि नहीं। तो दोनों ही पार्ट क्या करते हैं, हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो एक पार्ट के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, जो था अपना इनेट इम्यूनिटी। तो आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो आज का जो लेक्चर है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है लेकिन आप लोगों के लिए, तो इसलिए आपको यहां पर ध्यान देना है, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इनेट इम्यूनिटी के बारे में, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो सबसे पहली बात तो मैंने आप लोगों को जो इनेट इम्यूनिटी के बारे में बताया था वो बताया था कि इट इज नॉन स्पेसिफिक। इसको हमने नॉन स्पेसिफिक कहा था। नॉन स्पेसिफिक क्यों कहा था बच्चों, और इसके साथ ही हमने यहां पर एक और लाइन हमने डिस्कस किया था, इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मतलब कि हमारे बॉडी में कोई भी अगर पैथोजन या फिर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगी हो या फिर कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या करता है, सबके अगेंस्ट एक समान हमको क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी मतलब बॉडी का वो कैपेबिलिटी जो डिजीजेस को रेजिस्ट करे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, नॉन स्पेसिफिक कह रहे थे। और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्यों है, क्योंकि सबसे पहले यही हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और हमने लास्ट क्लास में यहाँ पर डिस्कस भी किया था बच्चों कि जो इनेट इम्यूनिटी है उसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो कंपोनेंट में हमने देखा था फिजिकल बैरियर, जैसे कि स्किन होता है, म्यूकोसा होता है। फिजियोलॉजिकल बैरियर, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के सेक्रीशंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। सेलुलर बैरियर के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से हमने इसको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो आज के क्लास में हम स्टार्ट करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है बच्चों, इसको एक्वायर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई भी एक पर्सन इसको बर्थ के बाद एक्वायर करता है। इनेट क्या था, बर्थ से पहले ही या फिर जब वो बर्थ होता है तो इस इम्यूनिटी को लेके ही वो क्या होता है, आपका अपना लाइफ स्टार्ट करता है। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होगा, इट इज एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। तो बच्चों आज के क्लास में हमको जानना है कि हमारे बर्थ होने के बाद हम कैसे इम्यूनिटी अटेन करते हैं और पूरे लाइफ टाइम जो है डिजीजेस से किस तरह से प्रोटेक्टेड रहते हैं। ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट इज फाउंड ओनली इन वर्टिब्रेट्स। ये जो बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये आपको खाली वर्टिब्रेट्स में ही देखने को मिलेगा, मतलब कि हायर एनिमल्स में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। लोअर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स में आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखने को नहीं मिलेगा। अब जैसा कि हमने बात किया था, जो इनेट इम्यूनिटी होता है स्पेसिफिक होता है। यहाँ पर जो आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हमने जो बात किया था इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी लेकिन बच्चों स्पेसिफिक होता है। दो पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद में बताऊंगा इसको स्पेसिफिक क्यों कहते हैं, ठीक है ना। तो इट्स सो स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी बच्चों क्या होता है, इट इज एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश between various foreign molecules। मतलब कि बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो जो सेल होते हैं, कौन कौन से सेल होते हैं, एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग। तो उन सेल का कैपेबिलिटी होता है कि हमारे बॉडी में जितने भी फॉरेन मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उनको वो अलग अलग करके पहचान सकता है, इसलिए हम इसको स्पेसिफिक कहते हैं। मतलब कोई एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया आ रहा है, सैल्मोनेला टाइफी आ रहा है तो उसको पहचानेगा, ठीक है ना। और कोई दूसरा बैक्टीरिया आ रहा है उसको भी पहचानेगा। तो अलग अलग बैक्टीरिया, अलग अलग वायरसेस या फिर अलग अलग पैथोजेंस के अगेंस्ट ये अलग अलग आपका क्या करेगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें डाइवर्सिटी भी होती है बच्चों। डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं स्पेसिफिसिटी से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है हम बात करते हैं। ओके, सो कैन रिकॉग्नाइज
ओके, वास्ट वैरायटी ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल्स। वही सेम बात है, मतलब कि डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्स काइंड्स ऑफ पैथोजन जो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, उनमें से ये हर एक को पहचान सकता है, मतलब ये डाइवर्सिटी शो करता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि खाली एक पैथोजन एंटर कर रहा है उसी को पहचानेगा, ऐसा नहीं है, ये डाइवर्सिफाइड होता है। तो जितने भी अलग अलग तरह के पैथोजन बॉडी में एंटर कर रहा है, हर एक को ये आपका क्या कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो यही सारे पॉइंट मिलके इसको आपका क्या बनाते हैं, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। मतलब कि ये हर एक पर्टिकुलर पैथोजन को रिकॉग्नाइज कर सकता है अलग अलग तरीके से, उनके अगेंस्ट स्पेसिफिसिटी शो करता है और उनको जाके अटैक करता है। सो दैट्स व्हाई इट इज स्पेसिफिक इम्यूनिटी। और यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, चाहे पैथोजन कोई भी पैथोजन आ रहा हो, सबके अगेंस्ट जो इसका एक्शन सेम होगा आपका। ओके, अब आगे की तरफ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो आपका क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है, इट कैन डिस्क्रिमिनेट between self and non-self। बच्चों देखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है आपका सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में आपका रिकॉग्नाइज कर सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए, क्योंकि ये आपका क्या करता है, बहुत एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। और अगर ये एंटीबॉडीज ने सेल्फ सेल के अगेंस्ट ही प्रोड्यूस कर दिया तो हमारे बॉडी में और ज्यादा फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसे डिस्क्रिमिनेट कर सकता है आपका सेल्फ एंड नॉन सेल्फ के बीच में। ओके, आगे डिस्कस करेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इट जनरेट्स मेमोरी जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जो इनेट इम्यूनिटी है वो मेमोरी जनरेट नहीं करता है। मतलब एक बैक्टीरिया पहली बार आ रहा है, उसके अगेंस्ट जो एक्शन होगा, सेम बैक्टीरिया दूसरी बार आ रहा है, तीसरी बार आ रहा है, हर बार एक्शन उसके अगेंस्ट सेम रहेगा। लेकिन हम यहाँ पर जानेंगे लेटर ऑन, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये मेमोरी जनरेट करता है बच्चों। मतलब कोई एक बैक्टीरिया पहली बार एंटर कर रहा है, उसको वो रिकॉग्नाइज करेगा और उसके अगेंस्ट मेमोरी बना के रख देगा। अब वो बैक्टीरिया, अगर सेम बैक्टीरिया दोबारा उस इंडिविजुअल के अंदर आता है तो बहुत ज्यादा हाइटेंड रेस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपका मेमोरी जनरेट करके रखता है। तो कैसे होता है ये सब, एवरीथिंग वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल, ठीक है ना। तो सबसे पहले अभी हमने क्या जाना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जाना। अब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के डिटेल में जाते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स डिस्कस एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन डिटेल। ये बच्चों थोड़ा बहुत कंपैरिजन भी था, ठीक है ना। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो बच्चों जो पर्सन है बर्थ के बाद इम्यूनिटी को दो तरीके से एक्वायर कर सकता है आपका, ठीक है ना। तो इसीलिए जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी होता है वो टू टाइप्स का होता है। तो देखते हैं हम लोग फिर। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है बच्चों, ये टू टाइप्स का होता है। ओके, और हम कहें ये टू टाइप्स का कैसे होगा, मतलब बर्थ के बाद वो पर्सन जो है इम्यूनिटी को कैसे एक्वायर कर रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करके आपका जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगा वो टू टाइप्स का होगा, ठीक है ना। कौन कौन से टाइप्स का होगा हम देखते हैं यहाँ पर। तो पहला होता है आपका एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा होता है पैसिव इम्यूनिटी। ओके, तो इनके बीच में बच्चों चलो हम लोग डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम उसको कहते हैं जब एंटीबॉडीज हमारे ही बॉडी के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ओके, तो व्हेन द एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडी क्या होता है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मान के चलिए एंटीबॉडी हमारे बॉडी के कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पैथोजन को आपका क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। ओके, और ये एंटीबॉडी जब हमारे ही बॉडी के सेल खुद बनाएंगे तो उसको हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्योंकि ये बर्थ के बाद बनाएंगे तो इसीलिए ये आपका किस में आ रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। तो एक्टिव इम्यूनिटी व्हेन द एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड
बाय बॉडीज ओन सेल्स। ओके, और पैसिव इम्यूनिटी जो होता है बच्चों, जब बॉडी के खुद के सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ओके, उस पर्सन में वो एंटीबॉडी कहीं दूसरे इंडिविजुअल से या फिर कहीं बाहर कहीं हम लोग जो है उसको क्या करते हैं, क्लोनिंग वगैरह करके लेबोरेटरी में प्रोड्यूस करते हैं सेल्स में, फिर वहां से एक्सट्रैक्ट करके हम लोग क्या करते हैं, पर्सन को इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैसिव, मतलब एंटीबॉडी पैसिवली लेना। ओके, सो व्हेन द एंटीबॉडीज are not produced by body's own cells। ओके, अभी आप सोच रहे हो ये तो एंटीबॉडी है तो हमारे ह्यूमन के बॉडी में ही बनेगा, ठीक है ना। मैंने कहा था ना आप लोगों को, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो क्या है, वर्टिब्रेट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो हम लेबोरेटरी में या फिर कोई भी एक एनिमल ले सकते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं। फिर उन एंटीबॉडीज को हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिफाई करके हम ह्यूमंस में इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो व्हेन एंटीबॉडीज आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडीज ओन सेल, मतलब हम उसको किसी दूसरे इंडिविजुअल से या फिर किसी दूसरे एनिमल में प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर लेबोरेटरी में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। टिश्यू कल्चर हम लोग यूज करेंगे, वहां से हम प्रोड्यूस करेंगे और उसको इंजेक्शन के थ्रू हम लोग जो है एक इंडिविजुअल में क्या कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे। ओके, तो उसको कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ओके, अब हम देखते हैं जो एक्टिव और जो पैसिव इम्यूनिटी होता है वो फर्दर आपको दो तरह के देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो एक्टिव इम्यूनिटी आपको फर्दर दो तरह का देखने को मिलेगा, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। तो नेचुरल तरीके से हमारा बॉडी एंटीबॉडी कब बनाएगा, सो बाय इन्फेक्शन, ड्यूरिंग इन्फेक्शन। मान लो किसी एक पर्सन के बॉडी में पहली बार कोई बैक्टीरिया एंटर होता है, तो उसको क्या करेगा, उसका एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो सेल्स है वो रिकॉग्नाइज करेंगे और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएंगे, ठीक है ना। सो बाय इन्फेक्शन और बाय नेचुरल इन्फेक्शन हम लोग लिख सकते हैं, बाय नेचुरल इन्फेक्शन। तो ये तो हो गया आपका क्या, एक्टिव इम्यूनिटी में। तो यहां पे किसी पर्सन को इन्फेक्शन हो गया, वो किसी पैथोजन के कांटेक्ट में आ गया और उसकी ही बॉडी के सेल्स ने क्या बना दिया, एंटीबॉडी बना दिया, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी में आ रहा है, ठीक है ना। और अगर बात करें आर्टिफिशियल, अब आप लोग सोच रहे हो कि नेचुरल इम्यूनिटी जो है, सॉरी एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो आर्टिफिशियल कैसे हो गया, मैं बताता हूं, बाय वैक्सीनेशन। बच्चों ये जो वैक्सीनेशन है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो, वैक्सीनेशन में कोई भी एंटीबॉडी या फिर कोई भी मेडिसिन वो हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। वैक्सीनेशन में एक्चुअली क्या होता है, जो वैक्सीन होता है वो पैथोजन ही होता है बच्चों, ठीक है ना। अब पैथोजन को ऐसा नहीं कि डायरेक्टली पैथोजन को जो है बॉडी में इंजेक्ट कर दिया गया, ऐसा नहीं होता है। पैथोजन के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है आपका, पैथोजन को हीट करके किल्ड कर दिया जाता है या फिर पैथोजन को इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, मतलब उसको एटेन्यूएटेड कर दिया जाता है आपका, ठीक है ना। और वो जो पैथोजन है अपना डिजीज कॉजिंग जो कैरेक्टर है वो क्या कर देगा, खो बैठेगा जब हम उसको लेबोरेटरी में ट्रीटमेंट करेंगे। और ट्रीटमेंट करने के बाद वैक्सीन के थ्रू उसको हम लोग क्या करेंगे, मतलब वैक्सीन वही होता है, vaccine is actually your attenuated or killed pathogen, ठीक है ना। तो इस पैथोजन को जब हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे आर्टिफिशियली, तब ये पैथोजन क्योंकि किल्ड है तो ये हमारे बॉडी में डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा, लेकिन इसको हमारे बॉडी के सेल एज अ फॉरेन मॉलिक्यूल क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे और उसके अगेंस्ट क्या बना देंगे, हमारे ही बॉडी के सेल्स एंटीबॉडीज बना देंगे। तो हो गया ना ये आर्टिफिशियल बाय वैक्सीनेशन। और क्योंकि जो एंटीबॉडीज है हमारे ही बॉडी के सेल बना रहे हैं, तो ये किस में आ रहा है, एक्टिव में आ रहा है। और इसको हमने कब एक्वायर किया, बर्थ के बाद एक्वायर किया, तो इसीलिए आपका ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आ रहा है, समझ रहे हो। पोलियो का वैक्सीन जो दिया जाता है आपका, तो पोलियो के वैक्सीन में क्या होता है, पोलियो के वायरस को ही ट्रीट किया जाता है आपका, उसको इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि उसका जो डिजीज कॉजिंग वाला कैपेबिलिटी होता है बॉडी में एंटर करने के बाद वो खत्म हो जाता है।
समझ पा रहे हो बात को। और उसको फिर आपका ओरली दिया जाता है, और जब वो एक पर्सन या फिर एक बच्चे के बॉडी में जाता है तो उसका बॉडी फॉरेन हिसाब से उसको क्या करता है, आपका रिकॉग्नाइज करता है, एंड द बॉडी बिल्ड्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट पोलियो वायरस। अब फ्यूचर में जब उस बच्चे को रियल में पोलियो वायरस आके इन्फेक्ट करेगा तो उसके बॉडी में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होगा, पोलियो के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी, ठीक है ना। तो उसको हमने क्या किया, पोलियो के अगेंस्ट जो है इम्यूनिटी एक्वायर कराया आफ्टर बर्थ। तो दिस इज द प्रोसेस, ओके। अब हम लोग यहां पर आ जाते हैं पैसिव इम्यूनिटी में। तो पैसिव इम्यूनिटी भी बच्चों, जैसे कि यहां पे नेचुरल और आर्टिफिशियल था, तो पैसिव इम्यूनिटी भी आपका यहां पर जो है इट विल बी नेचुरल, ओके, एंड आर्टिफिशियल। अब मैंने कहा था जो पैसिव इम्यूनिटी होता है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पैसिव इम्यूनिटी है, और पैसिव इम्यूनिटी ऐसा होता है कि यहाँ पर जो एंटीबॉडीज है उस इंडिविजुअल का बॉडी खुद नहीं बना रहा है, ओके, वो एंटीबॉडी कहीं बाहर से ले रहा है। तो पैसिव में नेचुरल क्या होगा, सबसे पहला तो होगा आपका ट्रांसप्लेसेंटल रूट, और ट्रांसप्लेसेंटल रूट से जो एंटीबॉडी आपका क्या क्रॉस करके फीटस के अंदर आता है वो होता है IgM। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा लेकिन, ठीक है ना। ट्रांसप्लेसेंटल रूट का मतलब होता है बच्चों, जब फीटस, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो आपको पता होगा अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू वो प्लेसेंटा से आपका जुड़ा होता है कि नहीं। तो मदर के बॉडी में जो एंटीबॉडी होता है IgM, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के बॉडी में आ जाता है उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए। अब ये IgM कहाँ से आया, मदर के बॉडी से आया, फीटस के बॉडी ने तो नहीं बनाया इसको, है कि नहीं। सो डेट्स वाई ये नेचुरल वे में है आपका और पैसिव में आ रहा है आपका, ठीक है ना, समझ गए आप लोग। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से कि कौन सा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा क्रॉस करने का कैपेबिलिटी रखता है, और आंसर शुड बी IgM, ओके। अगला देखते हैं हम लोग कोलेस्ट्रॉम। तो बच्चों कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, कोलेस्ट्रॉम मतलब जो मदर्स का फर्स्ट मिल्क होता है, ओके, आफ्टर बर्थ मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है आपका, जो येलोइश कलर का होता है, उसको हम लोग कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, ओके। इट इज नोन एज कोलेस्ट्रॉम, ओके। और कोलेस्ट्रॉम में जो एंटीबॉडी होता है वो होता है IgA, यू टू रिमेंबर, ओके। तो ये जो IgA है ये एंटीबॉडी कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, मदर के बॉडी में। मदर के बॉडी में प्रोड्यूस होकर ये कहाँ पे आ रहा है, जो भी चाइल्ड है, यंग वन है, वो आपका जब ब्रेस्ट फीड करता है मिल्क के साथ उसके बॉडी में आ जाता है आपका। तो एंटीबॉडी कहाँ बना, मदर के बॉडी में, और वो कहाँ ट्रांसफर हुआ, फीटस नहीं, जो यंग वन है उसके बॉडी में ट्रांसफर हुआ। तो ये भी आपका किस में आ रहा है, पैसिव में, क्योंकि पैसिव में हमने कहा है एंटीबॉडीज आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय बॉडीज ओन सेल। तो ये हो गया बच्चों नेचुरल वे, ओके। और पूछा जाएगा कि आपका जो कोलेस्ट्रॉम या फिर मदर्स के फर्स्ट मिल्क में कौन सा एंटीबॉडी मिलता है अबेंडेंटली, तो आंसर होगा आपका IgA, ओके। अब देखते हैं आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल में आपका क्या होता है, जो एंटीबॉडीज होते हैं दे आर इंजेक्टेड विथ दिस एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड विथ इंजेक्शंस, ओके। तो यहां पर एंटीबॉडीज या फिर परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू बॉडी। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देते टिटेनस एंटीटॉक्सिन, ठीक है ना बच्चों। तो आपका क्या हो रहा है यहाँ पर आर्टिफिशियल में, क्या हो रहा है, डायरेक्टली हम लोग इंजेक्शन के हेल्प से जो है एंटीबॉडी पर्सन के बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, टिटेनस एंटीटॉक्सिन, ठीक है ना। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो एंटीबॉडीज है कहाँ से मैन्युफैक्चर होती है, या फिर हम बॉडी के बाहर कहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं। तो सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा जो लोगों को जो स्नेक वगैरह बाइट करते हैं ना, हम तुरंत उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और फिर उनको एंटीवेनम दिया जाता है। तो एक्चुअली जो ये स्नेक वगैरह होता है बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा जब टीवी वगैरह देखते हो
तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो स्नेक को पकड़ के उसका वेनम को कलेक्ट करते हैं ना, तो उसका वेनम को जब हम लोग कलेक्ट करते हैं उस वेनम को स्मॉल डोजेस में लेके एक हायर वर्टिब्रेट में दिया जाता है, जैसे कि हॉर्स वगैरह हो गया। तो हॉर्स को हम थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, स्नेक वेनम देते हैं। और वो स्नेक वेनम क्या है, एक एंटीजन है। वो हॉर्स के ब्लड में जब जाता है बच्चों, तो हॉर्स का जो बॉडी के सेल्स होते हैं उसको फॉरेन करके रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाते हैं। लेटर ऑन हम हॉर्स के ही ब्लड से जो है उन एंटीजेंस को क्या, एंटीबॉडीज को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं और उसको ह्यूमन यूज में लाते हैं बच्चों। तो बहुत सारे तरीके होते हैं कि जिस तरह से हम आर्टिफिशियली क्या कर सकते हैं, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं इन नेचुरल सिस्टम। ओके, तो ये तो हो गया आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 टाइप का, ठीक है ना बच्चों। 2 टाइप का कैसे हुआ कि जो पर्सन है बर्थ के बाद उस इम्यूनिटी को किस तरह से अटेन कर रहा है। ओके, तो आगे अब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने जब पढ़ा था किसके बारे में, इनेट इम्यूनिटी के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते जाएंगे और उसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां से जो है आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ओके बच्चों, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो बच्चों कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी में सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट होने वाला है दैट इज योर लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो लिम्फोइड ऑर्गन किनको कहते हैं, बहुत सिंपल है। अगर सिंपली कहें, ऐसे ऑर्गन्स जहां पर लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन और क्या होता है बच्चों, पॉलिफरेशन होता है, उनको हम लोग लिम्फोइड ऑर्गन्स कहते हैं। ओके, द ऑर्गन्स वेयर the maturation and proliferation of lymphocyte occurs। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, लिम्फोइड ऑर्गन्स कहते हैं। अब ये जो लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं ये 2 कैटेगरी में बटे होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से 2 कैटेगरी होते हैं हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन तो पहला होगा आपका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन किसको कहेंगे, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बच्चों उनको कहेंगे जहां पर आपका जो लिम्फोसाइट्स है वो मैच्योरेशन अटेन करेंगे। ओके, एंड दे विल बी, मतलब वो एंटीजन स्पेसिफिसिटी को अटेन करेंगे। देखो लिम्फोसाइट्स जैसे कि 2 मेन तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, नेक्स्ट वही हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका क्या हो गया, एक हो गया बी लिम्फोसाइट और दूसरा हो गया आपका क्या, टी लिम्फोसाइट, ठीक है ना। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन उनको कहेंगे जहां पर आपका जो है लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन होता है और जहां पर वो एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स में आपके क्या होता है, कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, इनको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, आर द ऑर्गन्स वेयर the lymphocytes are matured and attain antigen specificity, ठीक है ना। मतलब कि देखो बच्चों, हमारे बॉडी में अगर कोई पैथोजन एंटर कर रहा है, ठीक है ना, तो जब लिम्फोसाइट इनिशियली प्रोड्यूस होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे कि बी लिम्फोसाइट हो गया, टी लिम्फोसाइट हो गया, उनमें ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि ये उस पैथोजन को जाके क्या कर पाए, रिकॉग्नाइज कर पाए। मतलब वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि ये हमारे बॉडी का ही है कि हमारे बॉडी का नहीं है, ठीक
ठीक है ना। तो ये ऐसा कब कर पाएगा, जब उसके अंदर मैच्योरिटी आएगी, ठीक है ना। और वो मैच्योरिटी कहाँ पे आएगा बच्चों, वो मैच्योरिटी आएगा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है ना। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अगर हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल डिस्कस करने जाएं तो एग्जाम्पल में आपका होगा बोन मैरो, और बोन मैरो अगर मोस्ट स्पेसिफिकली कहें तो रेड बोन मैरो, ठीक है ना। तो बोन मैरो में आपका किसका प्रोडक्शन किसका होता है, यहाँ पर प्रोडक्शन होता है बी लिम्फोसाइट का, ठीक है ना। और बी लिम्फोसाइट का यहाँ पर मैच्योरेशन भी होता है, ठीक है ना। ओके, अब बोन मैरो में आपका किसका प्रोडक्शन होता है, जो है टी सेल या फिर टी लिम्फोसाइट प्रिकर्सर, मतलब कि यही अल्टीमेटली मैच्योर होकर आपका क्या बनने वाला है, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। लेकिन इसका जो मैच्योरेशन टी लिम्फोसाइट का बोन मैरो में नहीं होता है बच्चों, इसीलिए हमारा जो दूसरा एग्जांपल होगा यहाँ पर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का, वो होगा थाइमस, ठीक है ना। तो अपना ये जो टी सेल प्रिकर्सर है बोन मैरो में प्रोड्यूस होने के बाद ये कहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा, इट विल माइग्रेट टू द थाइमस, दैट इज द प्रिकर्सर, प्रिकर्सर टी सेल, ठीक है ना। और यहीं पर ही थाइमस में इसका क्या होगा, मैच्योरेशन होगा, ओके। इसका क्या होने वाला है, यहाँ पर मैच्योरेशन होगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से अगर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो आपको दो ही एग्जांपल मिलेंगे, दैट इज द बोन मैरो एंड थाइमस, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन किसको कहते हैं आपका क्लियर हो चुका होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन उसको कहते हैं जहां पर लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन होगा और मैच्योरेशन होगा, उनमें ये कैपेबिलिटी आएगी कि अब वो जो है नॉन सेल्फ को क्या कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है ना। यहां तक आप लोगों का क्लियर है। तो ऐसा एक कौन होगा, बोन मैरो होगा। बोन मैरो में आपका प्रोडक्शन बी लिम्फोसाइट का भी होता है और टी सेल प्रिकर्सर का भी होता है आपका, लेकिन जो बी लिम्फोसाइट है उसका मैच्योरेशन बोन मैरो में हो जाता है, और जो टी सेल प्रिकर्सर है वो आपका माइग्रेट करके थाइमस में पहुंच जाता है। ये थाइमस आप लोगों को पता होगा, ये ग्लैंड है हमारे बॉडी का, ठीक है ना। ये हार्मोन्स रिलीज करता है। कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है अब हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं फिलहाल। इसका लोकेशन कहाँ पे होता है बच्चों, चेस्ट में होता है, जो ब्रेस्ट बोन होता है उसके नीचे होता है इसका आपका लोकेशन, ठीक है ना। और ये जो थाइमस होता है बच्चों, इसका जो सबसे थाइमस का जो साइज सबसे बड़ा आपको प्यूबर्टी के टाइम पे देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे पर्सन का एज बढ़ने लगेगा ये जो थाइमस है आपका, ये इट अंडरगोस एट्रोफी, मतलब इसका जो साइज होता है वो रिड्यूस होने लगेगा। लेकिन ऐसा आप कभी मत सोचना कि इसका साइज जो रिड्यूस होने लगा है तो वहां पर जो है टी सेल का मैच्योरेशन होना भी बंद हो जाएगा, नहीं। इट विल बी ऑलवेज प्रोवाइडिंग अ माइक्रो एनवायरनमेंट, एक माइक्रो एनवायरनमेंट ये हमेशा प्रोवाइड करेगा टी सेल के मैच्योरेशन के लिए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों का क्लियर हो गया होगा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन किसको कहते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की ओर। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, तो बच्चों सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन उनको कहते हैं जहां पर ये जो लिम्फोसाइट्स है मैच्योरेशन के बाद जाके रेसाइड करते हैं और एंटीजन के साथ क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ओके। सो ऑर्गन्स, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर द साइट्स वेयर द मैच्योर्ड lymphocytes resides and interact with antigens। और वो एंटीजेंस के साथ आपका क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे। इंटरैक्ट करने के बाद एंटीबॉडी वगैरह प्रोड्यूस करेंगे और उनको वहां से एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है बच्चों, इसके एग्जाम्पल में जैसे कि पहला हो गया स्प्लिन, फिर आपका होगा यहाँ पर जैसे कि स्प्लिन हो गया, देन लिम्फ नोड्स एंड MALT, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्प्लिन क्या होता है, स्प्लिन हमारे बॉडी का ही एक ऑर्गन है जिसको हम लोग ब्लड बैंक भी कहते हैं। तो स्प्लिन में बच्चों बहुत सारे लिम्फोसाइट्स होते हैं
और स्प्लीन में क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। अब ब्लड में अगर कोई भी पैथोजन है तो वो किसके साथ इंटरेक्ट करने वाला है, इन मैच्योर लिम्फोसाइट्स के साथ इंटरेक्ट करेगा और उसको ब्लड से एलिमिनेट कर दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक सिस्टम हमने पढ़ा है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो लिम्फ नोड्स में बच्चों जो लिम्फ होता है उसका फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ अकर्स इन द लिम्फ नोड्स। और अगर लिम्फ में कोई पैथोजन है तो फिर आपका क्या होने वाला है, उसका मैच्योर्ड बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के साथ आपका इंटरेक्शन होगा और उसको बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट MALT के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो MALT होता है बच्चों, इसका फुल फॉर्म होता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, दैट इज द MALT। अब MALT का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो यहां पर आपका आने वाला है पेयर्स पैचेस, टॉन्सिल हो गया, ठीक है ना। तो हमारे बॉडी में म्यूकोसा, जो म्यूकोसा होता है, म्यूकोसा के साथ एसोसिएटेड जितने भी टिश्यूज होते हैं, मतलब म्यूकोसा के साथ एसोसिएटेड जितने भी लिम्फोइड टिश्यू होते हैं उनको हम लोग कहते हैं म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। पेयर्स पैचेस आप लोगों को पता होगा कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। टॉन्सिल हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पर होते हैं, जो बकोफेरेंजियल रीजन है उसके बेसल साइड में अलग अलग रीजन में होगा। याद करो जब हमने टंग का यहाँ पर फिजियोलॉजी पढ़ा था तो हमने देखा था लास्ट में आपका क्या होता है, कुछ पैलेटाइन टॉन्सिल होते हैं कि नहीं। तो इन सब जगह पर भी बच्चों क्या होता है, लिम्फोसाइट्स रिसाइड करते हैं। और अगर कोई पैथोजन वहाँ पर बाई चांस पहुँच जाता है, जैसे कि स्टमक से कोई पैथोजन पास होके बच गया हो तो वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो पेयर्स पैचेस में फिर जो आपके क्या हैं, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट है उसके साथ इंटरैक्ट करेंगे और उसको बॉडी से एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके लिम्फोइड ऑर्गन्स, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब इस लिम्फोइड ऑर्गन में बार बार हम लोग यहाँ पर किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बी लिम्फोसाइट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और टी लिम्फोसाइट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तो था हमारा पहला कंपोनेंट एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, दैट इज द लिम्फोइड ऑर्गन। अब दूसरा जो हमारा कंपोनेंट होने वाला है बच्चों वो है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। देखो ध्यान से समझते जाइए, ठीक है ना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ रहे हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हमने पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं इसके कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में पहला मैंने बताया लिम्फोइड ऑर्गन। अब सेकंड्स में आपसे बात करूंगा लिम्फोसाइट्स के बारे में, फिर मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा, तब आपको ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा बहुत जो है लिम्फोसाइट्स का जो डिटेल है वो आप लोग समझ लीजिए। ओके, तो सेकेंड कंपोनेंट तो ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब हम सेकेंड कंपोनेंट का डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो सेकेंड कंपोनेंट होगा बच्चों वो होगा लिम्फोसाइट्स। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एक बहुत अच्छा सा एक चार्ट डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एकदम इनिशियली स्टार्ट, चलो मैं एक चीज लिख के बताता हूं आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हमारा सेकेंड कंपोनेंट होगा और सेकेंड कंपोनेंट में हमारा क्या होगा, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो लिम्फोसाइट में बच्चों आपको दो लिम्फोसाइट मिलने वाले हैं। एक होगा बी लिम्फोसाइट जिसको हम लोग बी सेल भी कहते हैं, ओके। और दूसरा वाला आपका होने वाला है टी लिम्फोसाइट जिसको हम लोग टी सेल भी कहते हैं, ठीक है ना। थोड़ी देर पहले हमने जाना इनका प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, मैच्योरेशन कहाँ पे हो रहा है, इनमें कैपेबिलिटी कैसे आ रही है, ठीक है ना, कौन से साइट पे आ रही है एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है। तो आपका जो ये बी सेल होता है, दिस बी सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी एकदम याद रखना है, यहां से एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बी सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ऐसा क्यों कहते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो बी सेल रेस्पॉन्सिबल
इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ये कैसे होता है, क्या होता है, एवरीथिंग डिस्कसिंग। ओके, तो नेक्स्ट होता है आपका यहाँ पर क्या, टी लिम्फोसाइट। सो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रेस्पॉन्सिबल। देखो अब ध्यान से समझिए, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमने क्यों कहा, टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए क्यों रेस्पॉन्सिबल होता है, और बी लिम्फोसाइट जो ह्यूमरल इम्यूनिटी या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए क्यों रेस्पॉन्सिबल होता है। जब भी कोई पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है, व्हेन एवर अ पैथोजन, हमारे बॉडी में कोई पैथोजन आ गया या फिर फॉरेन मॉलिक्यूल कह लीजिए, फॉरेन मॉलिक्यूल जब ये बॉडी में एंटर करता है तो हमारे बॉडी में ये दो जगह पर रह सकता है। आइदर इट विल बी रिमेन इन द बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है ना, ये बॉडी फ्लूइड्स में रह सकता है, मतलब बॉडी फ्लूइड्स मतलब जो सेल के बाहर, जैसे कि ECF में हो गया आपका, ठीक है ना। सो इट कैन रिमेन इन द ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हो सकता है, मतलब सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है, या फिर ये कहाँ पे रह सकता है, ये ब्लड में रह सकता है या फिर लिम्फ में रह सकता है आपका, ठीक है ना। या फिर ये जो पैथोजन है एक और जगह पर रह सकता है, कहाँ पर रह सकता है, इन द सेल्स, ये बॉडी के सेल के अंदर भी रह सकता है आपका, ठीक है ना। अब देखो जब बॉडी के सेल के अंदर रहेगा तो उसको कौन आपका यहाँ पर एलिमिनेट करने आएगा, डेट विल बी एलिमिनेटेड बाय द टी लिम्फोसाइट। सो डेट्स व्हाई हम उसको कह रहे हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। मतलब कि हमारा बॉडी का एक सेल, उसके अंदर क्या चला गया, बैक्टीरिया चला गया, वायरस चला गया आपका, वो सेल हो गया इन्फेक्टेड। अब उस सेल को क्या करना है, उस सेल को भी खत्म कर देंगे और उस सेल के अंदर जो पैथोजन है उसको भी खत्म कर देंगे। वो काम किसका होगा बच्चों, वो काम होगा टी लिम्फोसाइट का। दैट्स व्हाई इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। मैकेनिज्म कैसा होगा हम समझेंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। अगर वो पैथोजन मान लो स्किन को पार कर गया या फिर हमारे ओरल कैविटी से चला गया, म्यूकोसा को पार करके वो बॉडी फ्लूइड्स में चला गया, ब्लड में घूम रहा है वो पैथोजन, हाँ लिम्फ में घूम रहा है वो पैथोजन, या फिर सेल के अंदर नहीं गया, सेल के बीच में है, ECF में है, ठीक है ना, वहाँ पर अगर वो पैथोजन चला गया तो उसको खत्म करने का काम किसका होगा बच्चों, वो काम होगा आपका यहाँ पर बी सेल का, ठीक है ना। दैट विल बी योर बी सेल रेस्पॉन्सिबल। ह्यूमर का मतलब ही होता है फ्लूइड, है ना। ह्यूमर का मतलब क्या होता है, फ्लूइड होता है आपका। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब कि उस फ्लूइड में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके रिलीज कर दिया जाएगा और वो एंटीबॉडी क्या करेगा, उन बॉडी फ्लूइड्स में जो भी पैथोजन है उसको आपका एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। तो समझ में आया। तो क्या याद रखना है यहाँ पर, बी लिम्फोसाइट रेस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंड टी सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसको मिटा दिया जाए। अब बच्चों हम लोग देखते हैं, एकदम स्टार्टिंग से दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग से मतलब डरो मत, स्टार्टिंग से मतलब कि एक चार्ट बनाते हैं और फ्लो चार्ट में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि ये जो आपके जो भी बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है, इनका प्रोडक्शन कैसे होगा, इनका मैच्योरेशन कहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखो बच्चों, बोन मैरो। तो बोन मैरो में ही बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का आपका मैच्योरेशन होता है, ठीक है ना। अब बोन मैरो में बच्चों एक सेल होता है, एक प्रिकर्सर सेल होता है या फिर एक मदर सेल होता है जिसको कहते हैं हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल। यही वो सेल है बच्चों जिससे कि हमारे ब्लड में जो भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। मतलब WBC, RBC, इन सब का यहीं से ही आपका क्या होगा, प्रोडक्शन होने वाला है, ठीक है। तो ये जो सेल है, इसी सेल से आपका क्या प्रोड्यूस होने वाला, ये सेल कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों, बोन मैरो में, ठीक है। अब इससे क्या प्रोड्यूस होगा, लिम्फोसाइट्स प्रिकर्सर, लिम्फोसाइट प्रिकर्सर सेल कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, बोन मैरो में, ठीक है ना। तो इसमें से कुछ प्रिकर्सर किसके होंगे, इसमें से कुछ प्रिकर्सर होंगे आपके बी लिम्फोसाइट के,
सम प्रिकर्सर विल बी ऑफ बी लिम्फोसाइट, और कुछ प्रिकर्सर किसके होंगे आपके टी लिम्फोसाइट के। ठीक है, इजी। तो बोन मैरो में क्या है अपना एक मदर सेल है, ये जो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल है मदर सेल है, यही रेस्पॉन्सिबल होगा आरबीसी डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन के लिए। हमको अभी आरबीसी से मतलब नहीं है, हमको सारे के सारे डब्ल्यूबीसी से भी मतलब नहीं है, हमको खाली मतलब है तो लिम्फोसाइट से। तो जो लिम्फोसाइट प्रिकर्सर सेल होगा, इसी सेल से लिम्फोसाइट प्रिकर्सर सेल बनेगा। उसमें से कुछ प्रिकर्सर किसके बनेंगे, बी सेल के बनेंगे, और कुछ प्रिकर्सर किसके बनेंगे बच्चों, टी सेल के बनेंगे। क्लियर। अब ये जो बी सेल के प्रिकर्सर है ये कहां पर, इनका मैच्योरेशन कहां पर होगा, इनका मैच्योरेशन होने वाला है बोन मैरो में। इसका मैच्योरेशन होगा बोन मैरो में। और जो टी लिम्फोसाइट्स है इनका मैच्योरेशन कहां पे होने वाला है, ये कहां पे माइग्रेट करके जाएंगे, दे विल बी माइग्रेटिंग टू द थाइमस। तो इनका मैच्योरेशन होगा आपका थाइमस में। क्लियर। अब ये जो बी सेल जब ये मैच्योर हो जाएगा बच्चों, व्हेन इट विल मैच्योर, तो यहां से आपके दो सेल बनेंगे। ठीक है ना। पहला सेल जो बनने वाला है वो बनेगा मेमोरी बी सेल। ठीक है ना। मतलब कोई पैथोजन अगर बॉडी में एंटर करता है तो ये जो मैच्योर्ड बी सेल है ये तुरंत पॉलीफ्रेट करके मेमोरी बी सेल बना लेगा, और अगली बार जब वो सेम पैथोजन एंटर करेगा तो ये जो मेमोरी सेल है ये स्पेसिफिसिटी शो करता है, याद करो, है ना। तो ये उसके अगेंस्ट आपका क्या करेगा, तुरंत एंटीबॉडी बना देगा। सारा डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और दूसरा जो यहां से पॉलीफ्रेट होकर सेल बनेगा होगा प्लाज्मा सेल। और ये जो प्लाज्मा सेल है ये अल्टीमेटली आपका प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को बच्चों हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन। और इम्यूनोग्लोबुलिन कितने तरह के होंगे, IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE, ये सारे आपके क्या हैं, एंटीबॉडीज हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग जो आपका क्या है बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसीलिए कहते हैं हम लोग। देखो अब मैं बी सेल का एक बार बता देता हूं आपको। ये है बोन मैरो, बोन मैरो में हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल। हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल से आपका क्या बना, लिम्फोसाइट प्रिकर्सर सेल बना। लिम्फोसाइट प्रिकर्सर सेल आपका कहाँ पे आ गया, इट इज इन द बोन, बोन मैरो में ही बन रहा है, बोन मैरो में ही रहेगा, वहीं पर ही उसमें मैच्योरेशन आएगा। और मैच्योरेशन आने के बाद उसमें ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को आपका क्या कर ले, रिकॉग्नाइज कर ले। ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था लेकिन ओके। अब जब ये कोई नॉन सेल्फ या फिर जब ये कोई फॉरेन प्रोटीन हमारे बॉडी में, प्रोटीन मान लो, कोई दूसरा मॉलिक्यूल मान लो, लेकिन फॉरेन, वो जब बॉडी में आ जाएगा तो ये जो मैच्योर्ड बी सेल है उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। रिकॉग्नाइज कैसे करेगा हम डिस्कस करेंगे, ओके। और उसके अगेंस्ट क्या बना लेगा, मेमोरी बी सेल बना लेगा, ओके। डायरेक्टली रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, लेकिन हाँ बच्चों, जो बी सेल होता है बॉडी में कोई पैथोजन वगैरह अगर एंटर करता है तो डायरेक्टली उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करने में जो है मैच्योर्ड टी लिम्फोसाइट हेल्प करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो मैच्योर्ड बी सेल है क्या करेगा, मेमोरी बी सेल बना देगा उसके अगेंस्ट। अगली बार अगर वो आया तो उसके अगेंस्ट डायरेक्टली क्या बनने वाले हैं, एंटीबॉडी बनने वाले हैं। ठीक है ना, और वो किल हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग जो है यहाँ पर टी लिम्फोसाइट के बारे में बात करते हैं। तो टी लिम्फोसाइट बोन मैरो से माइग्रेट करके कहाँ पे चला गया था आपका, थाइमस में, और थाइमस में ही इसका क्या आने वाला है, मैच्योरिटी आने वाला है। और ये थाइमस में बच्चों मैच्योर होकर ये किन किन चीज़ों में पॉलीफ्रेट होने वाला है, इट विल बी पॉलीफ्रेटिंग इनटू मेमोरी टी सेल, ये मेमोरी टी सेल में पॉलीफ्रेट होगा। देन सस्प्रेसर टी सेल, सस्प्रेसर टी सेल में ये पॉलीफ्रेट होगा। देन किलर या फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक है ना। और जो लास्ट वाला होगा आपका टी हेल्पर सेल, इसको हम लोग TH भी कहते हैं, TH सेल भी कहा जाता है आपका। ठीक है ना।
तो इन सब में ये पॉलीफ्रेट हो जाएगा। मतलब कि जब एक मैच्योर्ड लिम्फोसाइट एक पैथोजन के कांटेक्ट में आ जाएगा तो वो आपका इन सब सेल्स में आपका क्या हो जाएगा, पॉलीफ्रेट हो जाएगा। ठीक है ना। मेमोरी यहाँ पे भी जनरेट हो रहा है। अगली बार जब वो सेम पैथोजन अगर आ जाता है तो फिर उसको वहाँ पर रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपका। ठीक है ना। तुरंत जो है आपका क्या, ये सारे किलर सेल और टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हो जाएंगे। ओके। और जो आपका क्या है, सस्प्रेसर टी सेल है, ये सस्प्रेसर टी सेल एक्चुअली क्या करता है, ये जो पॉलीफ्रेशन का मैकेनिज्म है, जो मैच्योर टी सेल एक पैथोजन को रिकॉग्नाइज करने के बाद पॉलीफ्रेट हो रहा है, उस मैकेनिज्म को आपका ये क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। इट विल रेगुलेटिंग द मैकेनिज्म ऑफ पॉलीफ्रेशन। ओके, ताकि हाइपर सेंसिटिविटी ना हो जाए आपका। ओके, जो एलर्जी के केस में होता है। नाउ हमको अभी थोड़ा सा साइटोटॉक्सिक टी सेल और टी हेल्पर सेल के बारे में डिटेल में थोड़ा बहुत जानना है हमको यहाँ पर। ठीक है ना। ओके, तो ये रहा आपके सामने चार्ट। तो चार्ट को मैं एक बार फिर से फाइनली यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है ना। तो बोन मैरो में हमारा क्या है, यहाँ पर बोन मैरो में हमारा जो है स्टेम सेल है। स्टेम सेल से आपका क्या बना, लिम्फोसाइट प्रिकर्सर सेल बना। जो बी लिम्फोसाइट्स थे वो तो बोन मैरो में ही मैच्योर हो गए, जो टी लिम्फोसाइट्स थे वो थाइमस में चले गए और थाइमस में जाके मैच्योर हुए। ओके, अब जब कोई पैथोजन बॉडी में आएगा तो सबसे पहले उसको जो है आपका कौन रिकॉग्नाइज करेगा, टी हेल्पर सेल रिकॉग्नाइज करेंगे। कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ। और टी हेल्पर सेल उसको रिकॉग्नाइज करके आपका क्या करेंगे, जो बी सेल है, जो मैच्योर्ड बी सेल है, इसको क्या कर देंगे, आपका एक्टिवेट कर देंगे। और जब ये मैच्योर्ड बी सेल को एक्टिवेट कर देंगे तो मैच्योर्ड बी सेल क्या करेंगे, उस पैथोजन के अगेंस्ट मेमोरी बी सेल बना लेगा और प्लाज्मा सेल भी बन जाएगा। और प्लाज्मा सेल क्या बनाएगा, एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी उस पैथोजन को बॉडी से एलिमिनेट कर देंगे। वही पैथोजन अगर बॉडी में दोबारा एंटर करता है बच्चों, तो ये जो मेमोरी बी सेल है जो बना था फर्स्ट एनकाउंटर में, सेकेंड एनकाउंटर में वो तुरंत आपका क्या बनाना स्टार्ट कर देगा, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा। ओके, और यहाँ पर जो मैच्योर्ड लिम्फोसाइट्स हैं, ये मैच्योर्ड लिम्फोसाइट में एक मेमोरी सेल है। सेम दोबारा अगर कोई पैथोजन दोबारा एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट मेमोरी सेल आपका क्या कर देगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तुरंत ये सारा मैकेनिज्म चलना स्टार्ट हो जाएगा। और जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है और जो टी हेल्पर सेल है, ये दोनों सेल किस तरह से काम करते हैं अभी हमको यहाँ पर में डिस्कस करना है। ठीक है ना। तो लेट्स डिस्कस। तो बच्चों, ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल होता है इसके बारे में मैं बताता हूं आपको। मान लो ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है, दिस इज द साइटोटॉक्सिक टी सेल। ओके, टी सी। ओके, तो ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल होता है बच्चों, इसके सरफेस में एक एंटीजन होता है, सॉरी नॉट एंटीजन, इसके सरफेस में एक रिसेप्टर होता है। द रिसेप्टर इज योर CD8 रिसेप्टर। ये कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर है। ओके, क्या फंक्शन होता है मैं डिस्कस करूंगा। इसके सरफेस में एक आपका क्या होता है, CD8 रिसेप्टर होता है, और रिसेप्टर्स मिल जाएंगे इसके सरफेस में। यू विल बी गेटिंग अनदर रिसेप्टर्स हियर। और ये जो रिसेप्टर होता है बच्चों, ये MHC रिसेप्टर होता है। MHC रिसेप्टर क्या होता है उसके बारे में मैं बताता हूं आपको। ठीक है ना। सो इट इज द रिसेप्टर फॉर MHC1 एंटीजन कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये MHC1 एंटीजन कॉम्प्लेक्स का रिसेप्टर होता है। मतलब कि जो साइटोटॉक्सिक सेल होता है, आप पूरा नाम लिख देते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया बच्चों। ये एक तरह का क्या है, आपका टी लिम्फोसाइट है। ठीक है ना। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल के सरफेस में क्या होता है, CD8 रिसेप्टर होता है। और क्या होता है बच्चों, अनदर रिसेप्टर, जिसको हम लोग क्या करें, रिसेप्टर फॉर MHC1 एंटीजन कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। मतलब कहीं ना कहीं एक MHC1 एंटीजन कॉम्प्लेक्स होगा और उस कॉम्प्लेक्स का ये रिसेप्टर है। अब वो MHC1 एंटीजन कॉम्प्लेक्स कहाँ होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग टी हेल्पर सेल को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टी हेल्पर सेल।
टी हेल्पर सेल के सरफेस में एक रिसेप्टर होता है बच्चों, इट विल बी अगेन हैविंग अ रिसेप्टर, और ये जो रिसेप्टर होता है दिस इज योर CD4 रिसेप्टर, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर और भी रिसेप्टर्स मिल जाएंगे, यू विल बी गेटिंग द अनदर रिसेप्टर हेयर इन द सरफेस, और ये जो रिसेप्टर होगा बच्चों दिस विल बी द रिसेप्टर फॉर MHC2 एंटीजन कॉम्प्लेक्स, ओके, इट विल बी रिसेप्टर फॉर MHC2 एंटीजन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। ये सारे चीजें फॉलो करते रहिए, लेकिन हम मैकेनिज्म में एंटर कर चुके हैं बच्चों, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि जो टी हेल्पर सेल है वो अब क्या करेगा, चलो ठीक है, टी हेल्पर सेल आपका क्या करने वाला है, बी सेल को एक्टिवेट करता है, मैच्योर्ड बी सेल को। कैसे करेगा अब हम वही डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, सस्प्रेसर सेल का मैंने फंक्शन बताया, स्टार्टिंग से बता दें। टी लिम्फोसाइट मैच्योर्ड हो गया, इसने एक एंटीजन को क्या कर लिया, मतलब एंटीजन का एनकाउंटर किया पहली बार, ये इन सारे सेल्स में आपका क्या हो जाएगा, पॉलीफ्रेट हो जाएगा, डेट इज द टी मेमोरी टी सेल, सस्प्रेसर टी सेल, किलर और साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर सेल, और हेल्पर टी हेल्पर सेल हम लोग इसको कह रहे हैं, ठीक है ना। ये रहा, हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था आपका साइटोटॉक्सिक सेल, और यहाँ पे हमने ड्रॉ किया टी हेल्पर सेल। जो साइटोटॉक्सिक सेल होता है उसके सरफेस में क्या होता है, एक CD8 रिसेप्टर होता है और रिसेप्टर फॉर MHC1 एंटीजन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। और यहाँ पर टी सेल के सरफेस में क्या होता है, डेट इज द हेल्प, क्या होता है, रिसेप्टर CD4 रिसेप्टर एंड रिसेप्टर फॉर MH2 एंटीजन कॉम्प्लेक्स। अब मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ओके। मैं थोड़ा बहुत मिटाऊंगा, अभी यहाँ से मिटाना स्टार्ट करता हूँ। तो कंपोनेंट जो है, अब मैं थर्ड कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है ना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड कंपोनेंट, और थर्ड कंपोनेंट के साथ ही इस मैकेनिज्म को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। चलो मैं यहाँ पे आपका जो है टी सेल लिख के रखता हूँ, टी लिम्फोसाइट, और यहाँ पे हम लिख के रखते हैं बी लिम्फोसाइट, ठीक है। अभी आप लोगों को ध्यान देना है। तो तीसरा कंपोनेंट लेट्स डिस्कस, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है टॉपिक बच्चों, ध्यान दीजिए। तीसरा कंपोनेंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, डेट इज योर APC, ठीक है ना। APC का मतलब होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है बच्चों, ये एक्चुअली हमारे बॉडी के फैगोसाइट्स होते हैं, ठीक है ना। सो दे आर एक्चुअली फैगोसाइट्स, ये हमारे बॉडी के ही फैगोसाइट्स होते हैं, ठीक है ना। फैगोसाइट्स जैसे कि क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, ठीक है ना। तो एक्चुअली अब इन मैक्रोफेजेस को और इन मोनोसाइट्स को हम लोग APC क्यों कह रहे हैं, ठीक है ना, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हम लोग क्यों कह रहे हैं। देखो बच्चों, हमारे बॉडी में जब सबसे पहली बार कोई एक पैथोजन एंटर करता है, ठीक है ना, तो यही लोग आपका फैगोसाइटोसिस करते हैं, और ये लोग उसको फैगोसाइटोसिस करने के बाद, देखो ये मान लो एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, इट इज अ APC, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ठीक है। अब हमारे बॉडी में एक क्या आ गया बच्चों, ये मानो एंटीजन है, दिस इज एन एंटीजन। ये जो एंटीजन है किसी तरीके से बॉडी के अंदर घुस गया, ओके। बॉडी के अंदर घुस के ये कहाँ पे जाएगा, ब्लड में जाएगा, नहीं तो टिश्यू में जाएगा। ब्लड में गया तो इसका फैगोसाइटोसिस कौन करेगा, मोनोसाइट, और अगर ये टिश्यू में रहा तो इसका फैगोसाइटोसिस कौन करेगा, मैक्रोफेजेस। यहां तक आप लोग जानते हो, ठीक है ना। अब मान लो इस पैथोजन को जो है अपने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने क्या, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, लेकिन इन्हीं को कह रहे हैं हम लोग, क्यों कह रहे हैं वही मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अब हमारे फैगोसाइट्स ने इस एंटीजन को क्या कर लिया, फैगोसाइटोसिस कर लिया, और ये रहा हमारा एंटीजन।
फैगोसाइटोसिस का कर लिया गया। अब ये जो मैक्रोफेजेस हैं और मोनोसाइट्स हैं, अब ये क्या करेंगे कि हमारे बॉडी में जो है पैथोजन आ गया, अब इसको जाके तुरंत जो है हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना है, ताकि जो है ये सारा जो सिस्टम है, ये सारा सिस्टम आपका काम कर पाए। तो ये क्या करेगा, ये जो पैथोजन है इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, इसके टुकड़े टुकड़े आपका कर देगा, ठीक है ना। अब हमारे बॉडी के इसको टुकड़े टुकड़े कर दिया, ओके। अब आपका क्या होता है, एक वर्ड हमने यहां पर यूज किया था MHC, वी हैव डिस्कस्ड द टर्म हियर MHC, ओके। तो MHC का मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस MHC? MHC स्टैंड्स फॉर मेजर हिस्टो कंपैबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये कुछ नहीं होता है, इतना बड़ा नाम देख के टेंशन नहीं लेना, ये प्रोटीन होता है, ठीक है ना, इट इज अ प्रोटीन ओनली। लेकिन ये प्रोटीन कहाँ बन रहा है, देखो बच्चों, एक्चुअली इस सेल का जो डीएनए होगा, उस डीएनए में कुछ जीन्स होंगे, ठीक है ना, जीन्स का एक क्लस्टर होगा और वो जीन्स जो है इस प्रोटीन को कोड करेगा। ऑब्वियसली डीएनए में इंफॉर्मेशन होगा MHC का, ठीक है ना, डीएनए से बनेगा आरएनए, आरएनए से क्या बन गया बच्चों, MHC बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे बॉडी में यहाँ पर क्या बनने वाला है, हमारे बॉडी में यहाँ पर जो है एक MHC प्रोटीन बन जाएगा लाइक दिस, ये हो गया MHC, ओके, दैट इज द मेजर हिस्टोकम्पैबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ओके। अब ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल था, इसने जो एंटीजन को फैगोसाइटोसिस कर लिया अपने बॉडी में और उसको क्या कर लिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, ठीक है। अब इस APC को हमारे T लिम्फोसाइट या फिर B लिम्फोसाइट के पास इस पैथोजन को या फिर इस एंटीजन को लेके जाना पड़ेगा। ये देखो, मैं एक पैथोजन को पकड़ के लाया हूं और ऐसे बहुत सारे पैथोजन बॉडी में एंटर कर गए हैं, अब इसको बॉडी से एलिमिनेट करना है। तो ये क्या करेगा, एंटीजन को जाके प्रेजेंट करेगा, दे विल प्रेजेंट इट टू द T लिम्फोसाइट और दे विल प्रेजेंट इट टू द B लिम्फोसाइट। लेकिन कैसे प्रेजेंट करेगा, बर्थडे का गिफ्ट है, पैकिंग करके थोड़ी ना दे देगा, है कि नहीं, प्रेजेंट करने का तरीका है आपका। वो प्रेजेंट कैसे करेगा, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, इसलिए इनको एक्चुअली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कह रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये एंटीजन को फैगोसाइटोसिस करेगा, उसके टुकड़े टुकड़े करेगा। अब बॉडी के अंदर जो MHC था, मेजर हिस्टोकम्पैबिलिटी कॉम्प्लेक्स, इसके साथ बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद ये जो MHC है सरफेस में आ जाएगा इस तरह से, ये MHC यहाँ पर सरफेस में आ गया और एंटीजन का जो फॉरेन मॉलिक्यूल था उसको ये अपने सरफेस में इस तरह से प्रेजेंट करने लगेगा, ये दिखाने लगेगा, देखो देखो ये रहा आपका क्या, एंटीजन, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पर एक और बात आ जाता है, अब ये क्या है, यहाँ पर MHC1 लिख दिया, यहाँ पर MHC2 लिख दिया। तो एक्चुअली बच्चों होता क्या है, जो APC सेल होते हैं उनमें जो मेजर हिस्टोकम्पैबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है वो सेकेंड काइंड का होता है, MHC2, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका MHC2 एंटीजन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसने किसके साथ बाइंड करके रखा है आपका, MHC2 के साथ बाइंड करके रखा है आपका, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से शायद आप लोगों का यहां तक क्लियर है, ओके। और हमारे बॉडी में जो नॉर्मल सेल होते हैं, मतलब कि इन APC को छोड़ के, मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट को छोड़ के बाकी जो नॉर्मल सेल होते हैं बच्चों, उन नॉर्मल सेल के अंदर भी लेकिन आपका MHC होता है, ठीक है ना। तो मान लो ये एक बॉडी का नॉर्मल सेल है, दिस इज अ नॉर्मल सेल, ओके। अब इस नॉर्मल सेल के अंदर जरूरी थोड़ी है हमेशा जो है आपका जो पैथोजन है वो खाली उसको मैक्रोफेज या फिर मोनोसाइट उसको एनगल्फ कर पाएगा, कभी कभी तो वो पैथोजन चालाकी से किसी दूसरे सेल के अंदर जाके घुस सकता है कि नहीं। तो उन सेल के अंदर भी बच्चों क्या होता है आपका, मान लो यहाँ पर पैथोजन चला गया, ये बॉडी का नॉर्मल सेल है, पैथोजन चला गया तो बॉडी का नॉर्मल सेल भी बच्चों उसके अंदर भी क्या होता है, MHC कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन जो MHC होता है वो 1 होता है नॉर्मल सेल के अंदर, ठीक है। ये क्या है अपना, दिस इज अ APC, ये लिख ही रखा है यहाँ पे APC, ये APC है और ये क्या है, बॉडी का नॉर्मल सेल। तो नॉर्मल सेल में क्या होता है आपका MHC कॉम्प्लेक्स या फिर आपका मेजर हिस्टोकम्पैबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 होता है, ठीक है। और ये इसको तोड़ के
क्योंकि इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होता है, लाइटेक एंजाइम्स होता है। आपने पता होगा कौन से सेल ऑर्गेनेल्स में होता है लाइटेक एंजाइम, कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और ये आपका क्या करेगा, अपने सरफेस पे इसको इस तरह से प्रेजेंट करने लगेगा, ओके। और ये आपका बन जाएगा MHC1 एंटीजन कॉम्प्लेक्स, MHC1 एंटीजन कॉम्प्लेक्स। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है कि नहीं एंटीजन को एलिमिनेट करने का। तो अब हमने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के बारे में भी जान लिया। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हम किसको कह रहे हैं, वो सेल जो एंटीजन को फैगोसाइटोसिस करके प्रेजेंट करेगा अपने सरफेस पे, ओके। और नॉर्मल सेल भी ऐसा कर सकता है, उनमें क्या होता है MHC1 होता है आपका। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका रिसेप्टर देखो बच्चों कहाँ पर है, MHC1 का रिसेप्टर है साइटोटॉक्सिक सेल पे, और MHC2 का रिसेप्टर कहाँ पर है आपका, इन द टी हेल्पर सेल, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है, ओके। अब आगे का मैकेनिज्म देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों। थोड़ा सा हम इसको मिटा देंगे, ठीक है ना। MHC का मतलब मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, और थोड़ा सा मिटा देंगे हम लोग इसको, यहां पर थोड़ा सा मिटा देंगे, ठीक है ना। ये एंटीजन है, इसको मिटा दिया जाए, इसको भी मिटा देते हैं हम लोग, ओके। अब देखो ये जो आपका जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है MHC2 एंटीजन कॉम्प्लेक्स, ये किसके पास जाने वाला है, अपने टी लिम्फोसाइट के पास, ठीक है ना। और कौन सा टी लिम्फोसाइट, टी हेल्पर सेल, ठीक है। टी हेल्पर सेल के सरफेस में देखो रिसेप्टर फॉर MHC2 कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। तो उसका रिसेप्टर और इसका रिसेप्टर आपका क्या करेंगे अभी, दे विल बाइंड टुगेदर, ओके। और मैंने जो कहा था इसके सरफेस में क्या है, टी हेल्पर सेल के सरफेस में CD4, तो CD4 कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर होता है और ये इसको और अच्छे से जो है APC के साथ बाइंड करने के लिए हेल्प करता है आपका, ठीक है। अब क्योंकि देखो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने जो टी हेल्पर सेल है उसको एंटीजन को प्रेजेंट किया, अब टी हेल्पर सेल आपका क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और टी हेल्पर सेल जब एक्टिवेट हो जाएगा तो वो किसको एक्टिवेट कर देगा, मैच्योर्ड बी लिम्फोसाइट को, और बी लिम्फोसाइट यहाँ पे क्या बनाना स्टार्ट कर देगा, एंटीबॉडीज। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी में जो है, मैंने दो तरह के इम्यूनिटी बताए थे ना बच्चों, एक बताया था मैंने सेल मीडिएटेड और दूसरा मैंने बताया था एंटीबॉडी मीडिएटेड। ये सेल मीडिएटेड किसके कारण हो रहा है बच्चों, टी सेल के कारण, और ये आपका एंटीबॉडी मीडिएटेड किसके कारण हो रहा है, बी सेल के कारण हो रहा है आपका, ठीक है ना। तो एक्चुअली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों एक साथ काम करते हैं आपके एंटीजन को बहुत अच्छी तरीके से एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है ना। तो पहला तो क्या हो गया, बॉडी में एंटीजन आया, एंटीजन को आपका क्या किया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने फैगोसाइटोसिस कर लिया, उसके टुकड़े टुकड़े किए, उसके टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसको बाहर रिप्रेजेंट किया। रिप्रेजेंट करने में कौन प्रोटीन हेल्प कर रहा है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2, जो कि किसके अंदर होता है, APC के अंदर होता है। और ये सेल पूरा जाके पैथोजन को किसे प्रेजेंट कर रहा है, टी हेल्पर सेल को। ये रहा अपना टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल में किसका रिसेप्टर होता है, MHC2 का रिसेप्टर। इसने उसको आइडेंटिफाई किया, टी सेल हो गया एक्टिवेट, टी सेल एक्टिवेट हो गया, और उसने किसको एक्टिवेट कर दिया, बी सेल को एक्टिवेट कर दिया। बी सेल ने मेमोरी बना दिया और आपका क्या बना दिया, यहाँ पर एंटीबॉडी बना दिया, और इसका एलिमिनेशन शुरू। जितने भी पैथोजन आए होंगे सारे एक तरफ से एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग, अगर बॉडी का कोई नॉर्मल सेल बच्चों जिसके अंदर आपका क्या चला गया, वायरस चला गया या फिर बैक्टीरिया चला गया, उसका भी तो एलिमिनेट करना जरूरी है। उसको कौन एलिमिनेट करेगा, ये देखो आपका साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर एक जो अपना साइटोटॉक्सिक टी सेल है वो यहाँ पे आ जाएगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल विल कम हियर। और इसका जो आपका क्या था, रिसेप्टर किसके अगेंस्ट रिसेप्टर था, इट हैज रिसेप्टर अगेंस्ट दिस मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर CD8 जो इसको कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर है जो इसको टाइटली बाइंड करने की कोशिश करेगा। अब ये जो हमारा एक्चुअली ये कौन सा था, साइटोटॉक्सिक सेल था ना, दिस इज द साइटोटॉक्सिक टी सेल, है ना। अब ये साइटोटॉक्सिक टी सेल बच्चों कुछ केमिकल रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो इसके आसपास और भी अच्छे इनोसेंट सेल हो सकते हैं जो इन्फेक्टेड नहीं है, उनको नहीं किल किया जा सकता। तो आपका जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है ये कुछ केमिकल रिलीज करेगा, जैसे कि परफोरिन्स एंड लिम्फोटॉक्सिन्स,
ठीक है ना। तो ये जो लिम्फोटॉक्सिन्स है इस सेल को भी मार डालेंगे और इसके अंदर जो पैथोजन है उसको भी मार डालेंगे। और परफोरिन्स क्या करेंगे, इस सेल के सरफेस में जो है आपका होल्स बनाना स्टार्ट कर देंगे, पोर्स बनाना स्टार्ट कर देंगे, जहां से ECF सेल के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा और ये सेल विल बर्स्ट ओपन, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और बाकी मैक्रोफेजेस आके फिर इसको एनगल्फ कर लेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से इसीलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, किलर सेल कह रहे हैं या फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल कह रहे हैं। दैट्स व्हाई टी लिम्फोसाइट से आपका क्या होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और बी लिम्फोसाइट से होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो मेरे ख्याल से बच्चों आज का क्लास आप लोगों का क्लियर है। ओके, कोई भी अगर डाउट हो बच्चों तो आप लोग जो है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, क्या क्या डाउट है मैं सारा क्लियर कर दूंगा आप लोगों का। ओके, तो आज हमने जाना कि हमारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है किस तरह से काम करता है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट होते हैं। तो कंपोनेंट को हम लोग दोबारा यहाँ पर रिपीट कर देते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है बच्चों, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है, जिसमें प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, हमने समझा। दूसरा कंपोनेंट है लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ठीक है ना। बी लिम्फोसाइट पॉलीफ्रेट होकर क्या क्या बनाते हैं हमने डिस्कस किया। टी लिम्फोसाइट पॉलीफ्रेट होकर क्या क्या बनाते हैं हमने डिस्कस किया। दो इंपॉर्टेंट सेल, साइटोटॉक्सिक सेल का हमने स्ट्रक्चर देखा और टी हेल्पर सेल का हमने स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, अब ये लोग जो है डायरेक्टली एक पैथोजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हेल्प कौन करता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इनको आपका पैथोजन को क्या करता है, थोड़ा बहुत प्रोसेस करके आपका इनको इंट्रोड्यूस करता है, प्रेजेंट करता है और ये लोग एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर अपना काम ये लोग करना चालू कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक था बच्चों ये। तो अगले क्लास में इस टॉपिक का थोड़ा बहुत और बाकी है, जैसे कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, वो सारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, देन थैंक यू एवरीबॉडी।